नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछिए क्यों? अरे भाई, क्योंकि हम अपनी पाठ्य पुस्तिका अर्थात बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं की पुस्तक दिगंत भाग 1 का अंतिम पाठ करने जा रहे हैं शुरू। बिल्कुल सही सुना है आपने। गद्य खंड हम पूरा कर चुके थे और काव्य खंड का आज मैं अंतिम चैप्टर या अंतिम कविता लेकर आई हूं, जिसका नाम है मातृभूमि। और कविता की रचना की है अरुण कमल जी ने, जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, 10वीं में भी आपने कविता पढ़ी थी। याद है किसी को? यदि है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि अरुण कमल जी की कौन सी कविता थी। क्या खुशबू रचते हैं हाथ? मुझे जहां तक याद आ रही है, खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल जी की रचना थी। क्या मैं सही हूं? यदि सही हूं तो बताइएगा जरूर। प्यारे बच्चों, काव्य खंड का अंतिम पाठ, कक्षा 11वीं का अंतिम पाठ, नाम है मातृभूमि। चलते हैं सबसे पहले कवि अरुण कमल जी के जीवन परिचय की ओर। नाम अरुण कमल, जन्म 15 फरवरी 1954, 15 फरवरी 1954। जन्म स्थान नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार। माता पिता सुरेश्वरी देवी एवं कपिल देव मुनि। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अनेक गांव, कस्बों, बारुन, शेरघाटी, गया। माध्यमिक शिक्षा हसन बाजार से। उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय, पटना से। तो बिहार में आपका जन्म हुआ और शिक्षा पटना से हुई। इतना क्लियर हुआ? कब हुआ बेटा जन्म? 15 फरवरी 1954 को। किसका? अरुण कमल जी का। 1954, बिहार, शिक्षा पटना से। इतना क्लियर हुआ? भूलना नहीं, अभी प्रश्न भी पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है? पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार 1980 में आपको प्राप्त हुआ। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1989 में प्राप्त हुआ। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990 में प्राप्त हुआ। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1996 में प्राप्त हुआ। शमशेर बहादुर सम्मान 1997 में। और नए इलाके में कविता संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1998 में। आप देखिए कि पुरस्कारों की झड़ी लगी है अरुण कमल जी। शुरुआत होती है आपकी भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार जो कि 1980, सोवियत नेहरू पुरस्कार 1989, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1996, शमशेर सम्मान 1997 और कविता संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998। 90, 89, 90, 80, 89, 90, 96 और 98। धन्य धन्य है हिंदी साहित्य के पुरोधा अरुण कमल जी। अब कविता जो है, अभी और भी देखिए, अभी नहीं। सम्मान, एफ्रो एशियाई युवा लेखक सम्मेलन, श्राजाविले, कांगो में भारत के प्रतिभागी, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला की सोसाइटी के सदस्य, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के सदस्य। यात्राएं कांगो, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान, म्यांमार साहित्यिक यात्राएं की हैं। तो अरुण कमल जी का नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और इनकी जो भी रचनाएं रही हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य में एक अनूठी पहचान बनाई है। पत्रकारिता से भी संबंध रखते हैं। प्रभात खबर, रांची के लिए
अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ। अच्छा आया ये शब्द। बेटा यदि हम देखें तो स्तंभ का क्या अर्थ होता है? पिलर। स्तंभ लेखन साहित्य में एक विधा होती है। स्तंभ लेखन अर्थात जो प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जो रचनाकार, जो साहित्यकार। तो समाचार पत्र, जो प्रसिद्ध समाचार पत्र रहते हैं, वो प्रसिद्ध लेखकों के लिए एक कॉलम देते हैं, एक स्थान देते हैं अपने समाचार पत्र में कि आप नियमित रूप से अपना लेख यहां पर लिखेंगे। उसको स्तंभ लेखन कहा जाता है। किसे? प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रसिद्ध साहित्यकारों, रचनाकारों, कवियों, लेखकों के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करता है, जिसको स्तंभ लेखन कहा जाता है। तो वहां के जो कवि या लेखक या रचनाकार रहते हैं, वे अपने लेख को नियमित रूप से समाचार पत्र में देते हैं। कृतियां: अपनी केवल धार, सबूत नए इलाके में, पुतली में संसार कविता संग्रह, कविता और समय आलोचना, वियतनामी कवि तो हूं की कविताओं टिप्पणियों की पुस्तिका, रूसी कवि मायकोवस्की की आत्मकथा, अंग्रेजी में वॉइसेस नाम से भारतीय युवा कविता, किपलिंग का जंगल बुक, सभी अनुवाद, साथ ही देश विदेश के अनेक साहित्यकारों की कविताओं और लेखों के अनुवाद पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, अनेक देशी विदेशी भाषाओं में कविताएं अनुदित, उर्दू तथा पंजाबी में कविता पुस्तकें भाषांतरित रूप में प्रकाशित है। प्रभु कहते हैं ना कि किसी के गुण, किसी की विशेषताएं इतनी होती हैं कि कभी समाप्ति नहीं होती। ऐसे ही रचनाकार, ऐसे ही हिंदी के साहित्यकार रहे हैं अरुण कमल जी। जन्म कब हुआ? अभी अभी पढ़ा था हमने, 1954। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संप्रति पटना विश्वविद्यालय अंग्रेजी के प्रोफेसर एवं आलोचना पत्रिका के संपादक। आइए अब देखो, इसमें ये जो मातृभूमि कविता है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनो। आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी मां, मेरी मातृभूमि। भींजता, क्या आपने ये शब्द सुना है? बताओ जरा। मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी आपके जवाब का। एक बार फिर से पढ़ती हूं। आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है कि यही तुम हो मेरी मां, मेरी मातृभूमि। क्या कहते हैं कवि? भींजता मतलब भीगता। अरे वाह, बरसात का मौसम। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि रास्ता तक नहीं सूझता, और मैं मेले में खोए बच्चों सा दौड़ता हूं तुम्हारी ओर। जैसे कोई मेले में बच्चा खो गया और मां 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 कहते बस जा रहा है भागते हुए। जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हाहाता, और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती। ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गई पेड़ की ओट में। ओट मतलब क्या होता है बेटा? पेड़ की ओट। ओट मतलब किसी की आड़ में छुप जाना। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है पूरी सड़क छेके छेके। अब देखो, वाह,
पूरी सड़क छेके, मतलब कवर करता हुआ पूरी सड़क पर एक सांड जा रहा है, पूरी सड़क को घेरे हुए। उसे लगता है जैसे ये मेरी ही सड़क है, मेरी ही सड़क है और किसी की नहीं है। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, घर के आंगन में वो नवोड़ा भीगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भीगते और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था, ये सब तुम ही तो हो, मेरी मातृभूमि। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, दुर्लभ, मुश्किल, मुश्किल। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की? लगता है मेरी मां आ रही है, नक्काशीदार रुमाल से ढकी तश्तरी में खूब निया अखरोट मखाने और काजू भरे। नक्काशीदार ढकी तश्तरी, नक्काशीदार मतलब पूरी तरह से अच्छे से, बिल्कुल जैसे आपने देखे होंगे कुछ कटोरे कटोरियाँ रहते ना, ग्लास, बहुत ही सुंदर, जिनमें डिज़ाइन बनी रहती है, सुंदर सुंदर। ये तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से जिनमें सब कुछ बना रहता है। ग्लास, उनमें भी नक्काशीदार सजे हुए सुंदर से फूल बने रहते हैं। ठीक है, तश्तरी मतलब प्लेट। ऐसा लगता है जैसे मां आ रही हो अखरोट लेकर। लगता है मेरी मां आ रही है हाथ में गर्म दूध का ग्लास लिए। ऐसा लगता है जैसे गर्म दूध का ग्लास लेकर मां आ रही है कि लो बेटा दूध पी लो। तो ये क्या है? यही तो है मेरी मातृभूमि, जो हम सब का भरण पोषण करती है, जो हम सब को पालती पोसती है। यही है मेरी मातृभूमि। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं मां? रसोई घर, चौखट, दहरी या दहलीज भी कहते हैं जिसको। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहरा, फिर धूसर। अब देखिए, धरती का रंग हरा कब होता है? जब धान की फसल लहलहाती है। ठीक है, धरती का रंग हरा कब होता है? हरा कब होता है? जब धान की फसल, जब धान लहलहाती है ना। और फिर आया है सुनहला, जब धान पक जाती है। सुनहरा रंग कब हुआ? हरा रंग कब हुआ? फिर सुनहरा कब हुआ? जब धान पक जाती है। धान पक जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है क्यों कलर्स या रंगों को बताया है? फिर धूसर, धूसर पूरी तरह से सूख जाती है। जब धान सूख जाती है, सूख जाती है, सूख जाती है तो धूसर कलर की हो जाती है। ठीक है, अब लिखा है छप्परों से इतना धुआं उठता है और गिर जाता है, फिर वहीं के वहीं है, घर से निकाले ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर सिर टेक सो रहे हैं मां। फिर से वही, फसल लहलहाई, धरती का रंग हरा हो गया।
धान की फसल पक गई, धरती का रंग सुनहला हो गया, अब सूख गई तो धूसर हो गया, फिर पुनः ये चक्र चलता रहता है। ये बच्चे काला हांडी के, ये आंध्र के किसानों के बच्चे, ये पलामू के पट्टन नरोदा पटिया के, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां। कैसा लगता है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। कवि ने अपनी भावनाओं को मातृभूमि को समर्पित करते हुए कहा है। वो गीत आपने जरूर सुना होगा, इतना बुरा क्या इतना बुरा हूं मैं मां, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे कि फिर लौट के आ ना पाऊं मां। मैं कभी बतलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूं मां। तो ये बेटा जो मां होती है ना, अभी इससे पहले हमने कौन सी कविता पढ़ी थी, पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी को स्त्री के समान बताया है। क्यों? क्योंकि स्त्री मां होती है, मां, और मां सबसे ऊपर होती है, ये आप भी जानते हैं, सबसे उच्च स्थान मां का है। इसलिए आपने वो पंक्ति जरूर सुनी होगी कि परमात्मा स्वयं धरती पर नहीं पहुंच सका तो इसलिए उसने मां को बनाया। मां हमें जन्म देती है तो मां हमारे लिए ईश्वर हुई ना। तो इतना ध्यान रखना, हमेशा खूब तरक्की करना, खूब सफलता पाना, अपनी मां को खुश रखना मेरे बच्चों, ठीक है। ये बच्चे काला हांडी के, ये आंध्र के किसानों के बच्चे, ये पलामू के पट्टन नरोदा पटिया के यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां, इनके भीगे केश संवार दो अपने श्यामल हाथों से। तुम किसकी मां हो मेरी मातृभूमि? तुम तो सबकी मातृभूमि हो, तुम तो सबकी मां हो। तो सब पर अपने कोमल कोमल हाथ फेर दो ना, ताकि इन्हें एक नया जीवन मिल जाए, इन्हें सुख तृप्ति मिल जाए, ये जीने का एक इन्हें जरिया मिल जाए। मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम ही तो हो, मुझे प्यार से तकती और मैं भींज रहा हूं। नाच रही धरती, नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भींजता बीचों बीच। पूरी तरह से मैं खड़ा रहा भीगता हुआ बीचों बीच। मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई, इतना अच्छा लगा जिसको संभवतः मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। एक अद्भुत, एक अनोखा, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहता है। आज अब देखिए हम पढ़ते हैं व्याख्या। आज इस शाम में भींजता खड़ा हूं आसमान और धरती के बीच, तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी मां, मेरी मातृभूमि। अरुण कमल रचित मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों का चित्र यही है कि संध्या काल में हो रही वर्षा में कवि भीग रहा है। भींज आज भी बेटा जब गांव में जाते हैं ना, सब यही कहते हैं, अरे यार कितने भींज गए, देखो ओ कितनी तेज बारिश हो गई, हम भींज गए पूरे। भीग गए नहीं कहते, भींज गए कहते हैं। तो यहां भी कवि ने भींजता शब्द प्रयोग किया है। तो वे कहते हैं कि संध्या काल में हो रही वर्षा में कवि भीग रहा है। स्वभावतः ऊपर आसमान है और पैरों तले धरती, वह बीचों बीच है। इस भींगते क्षण में अचानक उसके भीतर एक अनुभूति कौंधती है। इस अनुभूति क्या है देखो, सुनो। अनुभव जो हमने महसूस किया, अनुभूति जो अनुभव के बाद हमें होता है, अनुभव के बाद जो हमें महसूस होता है वो अनुभूति होती है, ठीक है। इस भींगते क्षण में अचानक उसके भीतर एक अनुभूति कौंधती है। अब जैसे हम बारिश में भीग गए, हाँ हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ, अनुभव हो गया,
हाँ हाँ, हम बारिश में भीगे, हमें अनुभव है। अनुभूति क्या है? उसके बाद वाला मौसम, उसके पहले वाला मौसम, उसके बाद वाली फीलिंग्स, उसके पहले वाली फीलिंग्स, ये सब अनुभूतियां हैं। तो अनुभव से अधिक अनुभूतियां मायने रखती हैं। इस अनुभूति में वह मातृभूमि अर्थात अपनी जन्मभूमि का जननी के रूप में अनुभव करता है। कवि का अभिप्राय यही है कि धरती और मां दोनों दो भौतिक अस्तित्व हैं। पुनः यहां कवि ने धरती और मां, जैसे अभी कवि ने क्या कहा था, पृथ्वी और स्त्री, इससे पहले नरेश सक्सेना जी ने क्या कहा था, पृथ्वी और स्त्री को समान। यहां अरुण कमल जी ने धरती और मां दोनों को समान कहा है। इन दोनों को एक अनुभव करना किसी विशिष्ट क्षण में संभव होता है। कवि के जीवन में इस एकात्मकता की अनुभूति वर्षा में भी गाते हुए क्षण में संभव हो सकी कि मां और धरती मां एक ही है। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता, और मैं मेले में खोए बच्चों की तरह दौड़ता दौड़ता तुम्हारी ओर ऐसे चला आता हूं जैसे समुद्र से दौड़ता आ रहा हूं। छाती के सारे बटन खोले हाहाता और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती हुई। मातृभूमि शीर्षक। अच्छा, एक और बात सुनो बेटा, बहुत से बच्चे ये लिख देते हैं, ये कभी मत लिखना, क्योंकि इसका अर्थ होता है केवल, सिर्फ। ठीक है, तो मात्र भूमि, केवल भूमि, नो। क्या है? मातृभूमि, हमारी मां, जननी जन्मभूमि, हमारी मां, ठीक है, मां के समान हमारी भूमि। तो मातृभूमि शीर्षक कविता के प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अरुण कमल ने एक चित्र खींचा है। वो चित्र कैसा खींचा है? चित्र के अनुसार धरती धान की फसल से इतनी भरी हुई है कि धरती पूरी तरह से ढक गई है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। रास्ता तक इतना ढक गया है कि दिखाई नहीं पड़ता कहां से जाना है, लेकिन फिर भी बच्चा तो अपनी मां के पास जाएगा, रास्ता खोज ही लेगा। रास्ता तक इतना ढक गया है कि दिखाई नहीं पड़ता। कवि अपने को मेले में खोए हुए एक बच्चे की तरह अनुभव करता है। ऐसे बच्चे में अपनी मां को खोजने की तीव्र उत्कंठा होती है। यदि मेले में कोई बच्चा मां का हाथ पकड़े और मां का हाथ यदि उससे छूट जाए तो वो मां 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 करते हुए इतनी उत्कंठा होती है कि मां तक वो पहुंच ही जाता है। ठीक वैसे ही कवि का हाल है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे में अपनी मां को खोजने की तीव्र उत्कंठा होती है और पा जाने पर वह बेतहाशा मां की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही उसे दिख जाए तब तो वो आगे, मतलब रास्ता देख ही नहीं रहा है, रास्ते में कांटे हैं, बाधाएं हैं, क्या है, नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ मां दिखाई देती है और दौड़ता चला आता है वो, बिना रुके, बिना थके। कवि इसी प्रकार की आतुरता से धरती की ओर दौड़ पड़ता है। इस दौड़ने की ललक और तीव्रता को व्यक्त करने के लिए यह दूसरा चित्र देता है। क्या? वह चित्र है समुद्र का। अभी क्या बात हुई हमारी? धरती की, हरियाली की, फसल की, पकने की, फिर से पुनः वही चक्र चलने की। अब दूसरा चित्र है समुद्र का। जब समुद्र में ज्वार उठता है, तूफानी जैसा, जब समुद्र की लहरें बड़ी ऊंची ऊंची हो जाती हैं, तो पानी का आवेग बड़ी तीव्रता से तट की ओर दौड़ता है कि नहीं? जैसे ही समुद्र में आवेग उठता है तो वो तट मतलब किनारा, आप सब जानते होंगे। तट का अर्थ क्या होता है? किनारा, है ना? तो तट की धरती को अपने भीतर समेटे हो जैसे, और ऐसा लगता है मानो समुद्र ने कोई कोट पहन रखा हो और उसके सारे बटन खोलकर हटाता हुआ तट की ओर उसे अपनी छाती में चिपका लेने के लिए दौड़ रहा है। पूरे जोश, बेतहाशा भागे भागे जा रहा है कि बस अब तो मां से गले मिलना है। इस तरह से यहां यह टिप्पणी करना आवश्यक है
कि छाती के सारे बटन खोले, समुद्र के दौड़ने आने का यह बिंब कहीं से भी कविता की सुंदरता में कोई योगदान नहीं देता। यदि बटन खोलने से कवि का कोई विशेष अभिप्राय है तो वह स्पष्ट नहीं है। इसी तरह कंदराओं से अंधकार को हिलोड़ती आने वाली शंख ध्वनि का क्यों वर्णन हुआ है, यह भी स्पष्ट नहीं है। यदि इसका अर्थ प्रकाश का शंखनाद है तो अंधेरेपन को तोड़ने का उपक्रम है, तो इसका प्रयोजन भी व्यक्त नहीं है। अगला है, ये बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भागी और छिप गई पेड़ की ओट में। सिंधु घाटी का वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है पूरी सड़क को छेके। अब यहां पर इस कविता के माध्यम से देखिए क्या बताया है। मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में बारिश होने से घटित दो चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। पहला तो किया गया है प्रथम वर्षा की पहली बूंद गिरते हुए बकरियां भागकर किसी घर या वृक्ष के नीचे छिप जाती हैं। आपने क्या ऐसा देखा है माहौल? मान लीजिए अब अचानक से सारे जो गांव के जो भी पशु हैं, गाय, बकरियां, बछड़े, सब जाते हैं जंगल में। अचानक से संध्या को बारिश स्टार्ट हो गई, शाम को बारिश हो गई, सबके सब जल्दी दौड़ते दौड़ते भागते भागते आते हैं और अपने घरों में या कहीं भी पेड़ के ओट के नीचे छिपने लगते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है? मैंने तो देखा है भाई। ठीक है, तो क्या बताया है? प्रथम वर्षा की पहली बूंद गिरते बकरियां भागकर किसी घर या वृक्ष के नीचे छिप जाती हैं। यह उनकी स्वाभाविक वृत्ति है। इसके विपरीत सांड, अब देखो बकरियां उस बारिश में किसी पेड़ के नीचे छुप जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत सांड और ऐसे ऐसे चलेगा। और किस तरह से? सांड बड़े मजे से सड़क पर भींगता खड़ा रहता है। सांड के प्रसंग में कवि ने 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रथम, उसके अगले पैरों से लेकर मुंह के बीच गले के नीचे पट्टा जैसा भाग लटका है, वह काफी चौड़ा है। अब लिखा है वह सांड चौड़े पट्टे वाला जो भीगे जा रहा है पूरी सड़क छेके। उसके गले में एक पट्टा है जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है। अर्थात सांड लंबे चौड़े डील डॉल वाला है, लंबा चौड़ा। दूसरा कि कवि को सड़क पर भीगता हुआ भारी भरकम सांड सिंधु घाटी की खुदाई में मिले उपादान पर बने सांड के चित्र की याद दिला देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख सकते हैं, आपने इतिहास में जरूर देखा होगा, जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे इतिहास की किताबों में, बिल्कुल सांड छपा रहता है सिक्कों पर या कहीं भी आपने देखा होगा, तो उसकी याद दिला देते हैं। तीसरा है सांड पूरी सड़क छेक कर खड़ा है, किसी को यहां जाने नहीं देता। इन चित्रों के माध्यम से संभवतः कवि यही बताना चाहते हैं कि वर्षा क्रांति का विस्फोट है। क्रांति क्या है? क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, और बदलाव भी कैसा? सकारात्मक। क्रांति सकारात्मक बदलाव, ठीक है, यही है क्रांति। जब क्रांति होती है तो बकरी जैसे लोग भाग खड़े होते हैं, जबकि सांड जैसे बलवान लोग पर्वत की तरह अडिग भाव से डटे रहते हैं। सांड और बकरी के इस बिंब को योग्य जन जीता है कि उक्ति की व्याख्या के रूप में ग्रहण किया गया है कि कुछ लोग होते हैं डरपोक जो छोटी छोटी परेशानी बाधाओं से डरकर भाग जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं सांड के जन जो कितनी भी बाधाएं आ जाएं या विघ्न आ जाएं वो अडिग रहते हैं। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, घर के आंगन में वो नमोड़ा भीगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भीगते, और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था, ये सब तुम ही तो हो। अब बेटा आपको कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं कवि? देखो, अरुण कमल जी ने अपनी मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा भीगते कुछ लोगों के चित्र दिए हैं कि किस तरह से वर्षा होती है संध्या कालीन। जब अचानक से वर्षा होने लगती है तो गांव के जो
गाय बछड़े बकरियां हैं वो दुबक दुबक के पेड़ों के नीचे कहीं घरों के पीछे छुपने लगती है। वहीं पर एक सांड है जो खुलेआम भीग रहा है। बारिश हो रही ना, होने दो। प्रथम चित्र उस मजदूर का है जिसका शरीर ढेले की तरह वर्षा के जल को सूख रहा है। ढेला, ढेला मतलब जैसे मिट्टी का ढेला जो पानी को एब्जॉर्ब करते रहता है, सोखता रहता है। तो वो कौन है? ऐसे सामान्य लोग, मजदूर, जिनके पास न छुपने का है ना उनको कहीं भागना है। भीग रहे हैं तो भीग रहे हैं, अर्थात मजदूर भीगता हुआ ही अपने काम में तन्मय है। दूसरा चित्र उस नव विवाहिता का है जो घर से बाहर ना निकलने के लिए विवश है। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह। ठीक है, घर आंगन में वो नवोड़ा भींगती नाचती और काले मंगों के नीचे कौओं के सफेद रोए। देखो, जिसका शरीर ढेले की तरह भीग रहा है वो कौन है? मजदूर। अर्थात मजदूर तो भीग रहा है और अपने कार्य भी कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा चित्र उस नव विवाहिता, घर के आंगन में वो नवोड़ा भीगती नाचती नव विवाहिता जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, जो घर से बाहर ना निकलने के लिए विवश है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं कवि? ठीक। अतः वह घर के आंगन में भीग रही है और भीगने की प्रसन्नता को नाच नाच कर व्यक्त कर रही है। क्यों? क्योंकि बाहर भीगने नहीं जा सकती, इसलिए घर के आंगन में ही छप कर रही है। ठीक है, अर्थात वर्षा उस नवोड़ा के लिए आनंददायक है। नव विवाहिता, नव विवाहिता, वह कहीं बैठा भीग रहा है। तीसरा चित्र है कौवे का जो कहीं बैठा भीग रहा है। उसके पंख तो गीले हो ही गए हैं, पंखों के नीचे जो हल्के सफेद रंग के रोए होते हैं ना, वो भी भीग गए हैं। अतः वह भीगते रहने को विवश है, क्या करे बेचारा। चौथा चित्र है इलायची का जिसके भीतर दाने आपस में इस तरह चिपके हैं मानो प्यार के अतिरेक में गुत्थम गुत्था हो गए। अब इलायची तो सबने देखी है ना, जब हम इलायची को खोलते हैं तो उसके जो दाने हैं वो कैसे गुत्थम गुत्था रहते हैं ना, एक दूसरे से चिपके हुए। कवि बताना चाहता है कि ये मातृ रूपा, मातृभूमि इन सभी चित्रों में तुम्हारी ही अभिव्यक्ति है। इन सब में मातृभूमि ही है। सबको रखने वाली, सबको संभालने वाली, सबका बोझ उठाने वाली, सबको थामने वाली मातृभूमि ही है। तुम्हारी ही तन्मयता, तुम्हारा ही उल्लास और प्यार व्यक्त है। हर तरफ, चाहे वो गाय, बकरी, सांड, नवविवाहिता, कौवे, इलायची, मजदूर, किसान, एक मिट्टी के ढेले की तरह। बताया ना, मिट्टी के ढेले की तरह जो पानी सोख रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले क्या होता था बेटा, अभी तो आपने शायद नहीं देखे हो, पहले इस तरह के घर हुआ करते थे जिनमें ये मान लो दरवाजा। अब घर की छत जो रहती थी ना, छत ही कह सकते हैं इसको, इसमें मिट्टी से बने इस तरह के कबेलू कहते हैं। अब आप क्या कहते हैं बताना मुझे। तो बरसात से पहले अपने घरों को नए नए जो रहते ना, कबेलू कहते थे हम तो। अब आप बताना मुझे क्या कहते हो। उनको भी देखा जाता है। तो पानी आ गया, बारिश आ गई, सब अपने घरों में छिप गए, लेकिन जो घर का कार्य कर रहे हैं वे अपने घर को संभाल रहे हैं। उनके लिए कोई बारिश नहीं, वे किसी तरह से नहीं डर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर तरफ तुम ही तो हो, मातृभूमि ही तो है। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। आज क्या हो गया है ये? लगता है मेरी मां आ रही है नक्काशीदार रुमाल से ढकी तश्तरी में खुबानियां, अखरोट, मखाने और काजू भरे। लगता है मेरी मां आ रही है हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए।
अरुण कमल जी ने अपनी प्रस्तुत पंक्तियों में धरती के मात्र रूप को चिन्हित करते हुए एक चित्र दिया है। कवि के माध्यम से भूखे प्यासे लोग कई दिनों से चारों तरफ मातृ रूपा भूमि को ढूंढ रहे हैं और ढूंढने का कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कवि इच्छा और यथार्थ की विषमता। अब इच्छा है और यथार्थ, यथार्थ मतलब वास्तविकता। हमारी इच्छा तो है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इच्छा और यथार्थ की विषमता का विडंबना भरा चित्र अंकित करता है कि आज जब भूखे लोगों को भीख में एक मुट्ठी अनाज भी दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है, तब चारों तरफ गर्म रोटी की इतनी भाप क्यों फैल रही है। कवि का तात्पर्य है संभवतः कि एक तरफ लोग रोटी के लिए तड़प रहे हैं और दूसरों की भूख को उत्तेजित कर रही है। बिल्कुल सही कहा है कि कुछ लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं और कुछ लोग अन्न को फेंक रहे हैं। अभी हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब शादी विवाह पहले हुआ करते थे तो पंगत बिठाई जाती थी। पंगत जानते हो बेटा? पंगत बिठाई जाती थी, आराम से बड़े लाइन से सब लोग बैठते थे और उसी में थाली परोसी जाती थी और बैठ बैठकर भोजन करते थे सब लोग, जिससे अन्न की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन अब पंगत के स्थान पर क्या आ गया? क्या होने लगा? अरे भाई, अब तो रिसेप्शन हो रहे हैं, अब तो क्या क्या होने लगा। अपने हाथ से खाना है, जो पसंद आ रहा है खाओ, नहीं है तो भर भर के लेंगे और अन्न फिक रहा है तो कहीं घना के घना और कहीं मुट्ठी के चना। बहुत से लोग जो मतलब जिनके पास इतना है कि वो उनके कुत्ते तक भी ढंग से नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल फेंक रहे हैं। और कुछ लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपना हाड़ मांस सब कुछ न्यौछावर लगाए हैं। लेकिन शायद यह अभिप्राय कवि का नहीं है। रोटियों की भाप से भूखे लोगों को अनुमान होता है कि शायद मां नक्काशीदार रुमाल से ढकी तश्तरी में खुबानी, अखरोट, काजू भरे और हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे मां हम सब के लिए थाली परोस कर ला रही है। और वो मां कौन है? मां है मातृभूमि, मां है हमारी मां। इससे पहले नरेश सक्सेना जी की हमने कविता पढ़ी पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी को स्त्री के समान बताया है। यहां हम देख रहे हैं मातृभूमि मां के समान बताया है। जैसे मातृभूमि हम सब की भूख प्यास सर्दी गर्मी सबसे रक्षा करती है, उसी तरह से हमारी मां भी हमारी रक्षा करती है, जो हम सब के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है। अपनी बच्चों की खुशी के लिए कितने आंसू पीती है। आपने वो गीत जरूर सुना होगा कि वो था ना कि कितनी रातों में तू सोई ना होगी, दुखन लागी है मां तेरी अखियां, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे तूने अपनी निंदिया बारी है, तू कितनी प्यारी है ओ मां ओ मां। तो यहां पर मातृभूमि कविता के माध्यम से कवि ने अपने मां की महिमा का बखान किया है। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं मां। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहरा, फिर धूसर, छप्परों से इतना धुआं उठता है और गिर जाता है, पर वहीं के वहीं है। घर से निकाले ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर सिर टेक कर सो रहे हैं मां। ये कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनके लिए तुम ही सब कुछ हो। अरुण कमल ने अपनी मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में भूमि को मां के रूप में चित्रित किया है। जिस तरह भूख लगने पर बच्चे रसोई घर की चौखट पर जाकर खड़े हो जाते हैं भोजन पाने की प्रत्याशा में, उसी तरह से भारत माता के भूखे बेटे, गरीब बेटे, मजदूर बेटे ना जाने कवि से इसके रसोई घर की चौखट पर खड़े इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि धरती मां के द्वारा दिए गए अन्न धन जल से उनकी पूरी जो है भूख वो मिटेगी। कहने का तात्पर्य है कि वे बता रहे हैं कि धरती मां के द्वारा दिए गए अन्न धन में से उन्हें भी उनका उचित भाग जरूर मिलेगा।
इसी आशा में है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। धरती पौधों से हरी होती है, फिर अन्न की बालियों से सुनहली और उनके कट जाने पर धूसर। उसका रंग बदलता रहता है, अर्थात इसी तरह प्रत्येक वर्ष बीतता जाता है। जिनके पास अन्न होता है वे पकाते हैं, जिसका धुआं छप्परों से निकलता है, और इसी तरह क्रम चलता रहता है। लेकिन जो बच्चे बेघर हो गए हैं वे वहीं के नहीं हैं। वे मातृ रूपा धरती की धैर्य पर भूखे ही सो गए, शायद इस उम्मीद से कि मां हमें आएगी और जगाकर हमें कुछ खिलाएगी। अर्थात उनकी दशा नहीं बदली है। मातृभूमि तू सबकी मां है, सबका ख्याल तू रखती है। ये बच्चे कालाहांडी, आंध्र प्रदेश, पलामू आदि स्थानों के उन किसानों के धरती पुत्रों के बेटे हैं जिनके पिताओं ने कृषि कर्म की निरंतर उपेक्षा की है। समझ में आया? ये उनके बेटे हैं जिन्होंने कृषि कर्म की उपेक्षा की है कि हमें नहीं करना खेती किसानी। अब उनके बच्चों का, उनकी संतानों का क्या हाल है ये देख सकते हैं। बढ़ती लागत और कम होती आय तथा कर्ज से ऊबकर आत्महत्या कर ली है। यहां कवि का तात्पर्य कम उम्र वाले बच्चों से नहीं है, उसका आशय कृषि कर्म से जुड़े उन हजारों किसानों से है जो अब तक आत्महत्या कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिनमें कभी बाढ़, कभी प्राकृतिक प्रकोप के कारण अपनी फसल को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखा है कि अब वे क्या करें, अपना जीवन ही दांव पर लगा रहे हैं। हे मातृभूमि, तुझे रक्षा करनी होगी। ये बच्चे कालाहांडी के या आंध्र प्रदेश किसानों के बच्चे, पलामू, पट्टम, नरोदा, पटिया, ये सब कुछ है। इन भीगे केश सवार दो अपने श्यामल हाथों से, तुम किसकी मां हो मातृभूमि। अरुण कमल की मातृभूमि शीर्षक कविता की प्रस्तुत पंक्तियां कवि भूखे किसानों को यतीम, अनाथ, बंधुआ मानते हुए धरती मां से प्रार्थना करता है कि अपने श्यामल हाथ इनके माथे पर फेर दो, इनके भीगे केशों को संवार दो, अर्थात इन्हें विपन्नता से मुक्ति का आशीर्वाद दो। यही कवि एक ज्वलंत प्रश्न उठता है, तुम किसकी मां हो मेरी मातृभूमि। स्पष्टतः वह सीधा सवाल पूछना चाहता है। समाज से, व्यवस्था से। व्यवस्था यह क्या है? कानून, संविधान, जिसके लिए कहा जाता है समान अधिकार है सबके लिए। ये धरती किसकी है? उपजाते बेकार अन्न उपजाने वाले किसानों के, या उनके द्वारा उपजाए अन्न को शोषण के बल पर हस्तगत कर मौज उड़ाने वालों के? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो अनपढ़ अशिक्षित किसानों की धरती को अपने नाम कर लेते हैं और बदले में उन्हें मिलती है मार पीट और उपेक्षा। कहने का तात्पर्य कि यह है किसकी? प्रश्न की भंगिमा में आक्रोश है, दुख है, क्रोध है, कृषक विरोधी सारे तत्वों के प्रति, और यह स्पष्ट घोषणा भी कि धरती की सेवा करने वाले पुत्रों की है, शोषकों की नहीं। ये कहना चाहते हैं, मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम ही तो हो, मुझे प्यार से तकती और मैं भींच रहा हूं। नाच रही है धरती, नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भींजता बीचों बीच। मातृभूमि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अरुण कमल जी ने मां और मातृभूमि में तदाकारता का बोध व्यक्त किया है। अनुभव करते हैं कि मातृभूमि उसे प्यार से ताक रही है, देख रही है, उसके माथे पर हाथ फेर रही है, वह भीग रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह धरती आसमान के बीचों बीच कील की तरह खड़ा है और उसी कील पर धरती नाच रही है, आसमान भी नाच रहा है बीचों बीच। यह कवि को ऐसी प्रतीति दो कारणों से होती है। प्रथम यह कि वर्षा में मग्न धरती के स्नेह से उत्पन्न आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। दूसरा, कवि सारी प्रकृति में लय की विराट कल्पना करता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि जिस लय के फलस्वरूप यह सारा संसार किसी विराट सत्ता के संकेत पर नृत्य कर रहा है, सब इसमें झूम उठे हैं, ये भी सोचता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपने अरुण कमल जी द्वारा रचित कविता मातृभूमि को बहुत अच्छे से सुना और समझा। हे मातृभूमि तेरी जय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। मेरे प्यारे बच्चों, बने रहना क्योंकि ये चल रहा है हमारा अंतिम पाठ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।